हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल साइंस विद एचआर में फ़िलहाल तो सिर्फ फिज़िक्स की वीडियोस देखी होंगी, पर आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से वो हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री में जो मैं आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर लूँगी वो है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला, डैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ ये केमिकल फार्मूला कितने तरह के होते हैं। केमिकल फार्मूला देखो, जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होते हैं वो केमिकल फार्मूलाज 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। तो जो हमारे पास फर्स्ट वन होता है वो तो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, डैट इज़ कॉल्ड द एमएफ, मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड द सेकेंड वन इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क की बात करें, सपोज आई टेक अ एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का एग्जाम्पल हमने ले लिया है। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 एंड O6। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन के मॉलिक्यूल हैं वो 6 है, H के जो मॉलिक्यूल है वो 12 है, O के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है? 6 है। ये जो बेसिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इसका लिखा है ग्लूकोज का, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर बताता है। हमें क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स के एक्चुअल नंबर जिसे बताने हैं वो है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ना देकर उसके सिंपल रेशियो देगा, एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो देगा। अब हम देखो दोस्तों, हम देख सकते हैं 6, 12 और 6 ये सब के सब किसके मल्टीपल है? ये 6 के मल्टीपल है। अगर मैं इसको कैंसिल करने जाऊं तो 6 1 इज 6, 6 2 इज 12 एंड 6 1 इज 6। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पर है, एलिमेंट्स का मैंने सिंपल रेशियो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर 1 2 और 1। तो यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल नंबर ना होकर हमारे पास क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो यहाँ पर ये मेरा क्या बन जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला, जस्ट लाइक दिस, CH2O1C1। there is no need to show 1 in this formula, so this becomes CH2O and the actual formula was C6H12O6। बिल्कुल ये बात समझ लग गई होगी आपकी कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है? सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है? बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक और मॉलिक्यूल आपके सामने लेकर आ जाऊँ, चलो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, अनदर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ, मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कि मैंने उसका नाम लिख दिया C6H6। ओके, तो इसकी MF और EF की बात करें तो इसका जो MF है क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? जिसमें हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? यहाँ पर कार्बन 6 है और H भी क्या है? यहाँ पर 6 है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H6। अब देखो मुझे क्या निकालना है? एम्पेरिकल फार्मूला। अभी मैंने बताया था एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? हमारे जितने भी एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट है तो उनका हमें क्या निकालना है? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सिंपलेस्ट रेशियो। अब हमें पता है 6 एंड 6 ये दोनों आपस में ही क्या है? 6 के मल्टीपल है। दोनों क्या है? 6 के मल्टीपल। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें, 6 1 इज 6, 6 1 इज 6, तो हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला है क्या है? हमारा एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या बन जाएगा? C1H1 एंड देयर इज़ नो नीड टू शो डैट यहाँ पर कार्बन 1 है, H भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? CH। यहाँ पर इसका क्या आ गया? एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है, इतनी बात तो आपकी समझ लगेगी। पर एक चीज़ आपको बता दूँ,
हर किसी का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या अलग अलग नहीं होगा। किसी किसी केस में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है वो किसी किसी केस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल। ओके, अब देखो, सपोज देखो यहाँ पर हम देखते हैं एक एलिमेंट है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, देखो सोडियम क्लोराइड तो सबने सुना होगा, सोडियम क्लोराइड। तो देखो सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेट इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर जो Na की अमाउंट है, Na के जो एटम्स है वो 1 है, क्लोरीन के जो एटम्स है वो भी क्या है, 1 है। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूँ, क्या निकालूँ, सिंपलेस्ट रेशियो, तो सिंपलेस्ट रेशियो में भी यही चीज़ आने वाली है। क्या आने वाली है, 1:1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। ओके, तो देखो सिंपलेस्ट रेशियो में भी क्या आ गया हमारे पास, 1 1 ही आ गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है NaCl का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एज इट इज़ है अपने एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर। जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर है। तो इतना कॉन्सेप्ट तो आपको, मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ चुका होगा। फर्दर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाली हूँ, तो आगे देखते हैं। चलो, अब हम यहाँ पर 2 टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। कितनी टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, 2 टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एक तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला की, किसकी, मॉलिक्यूलर फार्मूला की, और एक दूसरी टेबल जो हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला की। ठीक है, ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना लिख देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेट इज़ आर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और सेकंड वन जो हमारा लिख देता है हम यहाँ पर, डेट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, चलो दोस्तों, पहला जो हम कंपाउंड लेने वाले हैं यहाँ पर, डेट इज़ बेंजीन। कौन सा कंपाउंड लेने वाले हैं, बेंजीन। बेंजीन का सबको स्ट्रक्चर पता होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस, इसकी तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन होता है। और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है डेट इज़ C6H6। अब अगर मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखूं तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला, डेट इज़ CH। इतनी बात तो समझ लग गई होगी। अगला, सॉरी, यहाँ पर बेंजीन जो होगा वो C6H6 होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है, अगला जो मैं कंपाउंड लेने वाली हूँ डेट इज़, चलो हम वाटर ले लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं भाई, वाटर कंसिडर कर लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, H2O। अब यहाँ पर देखो वही वाली सिचुएशन आ गई जो मैंने कुछ देर पहले बताई थी। वो क्या बोलता है कि कई कबार क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो किसके बराबर होता है, ठीक अपने एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होगा। यहाँ पर भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, H2O ही हो जाएगा। इतनी बात समझ लग गई। ठीक है, अगला हम कंसिडर करते हैं नेप्थलीन को। किसको कंसिडर करते हैं, नेप्थलीन। अब नेप्थलीन की बात अगर हम करें तो नेप्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो नेप्थलीन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है C10 एंड H8। अब देखो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये दोनों किसके मल्टीपल है भाई, ये मल्टीपल है 2 के, तो 2 5 is 10 एंड 2 4 is 8। सो हेयर्स द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर नेप्थलीन। ये क्या हो जाएगा, नेप्थलीन का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। चलो एक और कंपाउंड हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, डेट इज़ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा एसिड का, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, दिस इज आर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को अगर हम थोड़ी अरेंज कर दें यहाँ पर, तो कार्बन
का जो अमाउंट, कार्बन के जो नंबर्स यहाँ पर है वो है C2, H यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 4, और O अगर हम गिने वो कितना है 2। ओके, अब देखो अगर मैं इसका क्या निकालूं, एम्पेरिकल फार्मूला निकालूं। क्या निकालूं भाई, एम्पेरिकल फार्मूला निकालूं। तो हमें पता है दिस आर द फैक्ट मल्टीपल्स ऑफ 2, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। 2 1 is 2, 2 2 is 4 एंड 2 1 is 2। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, हमें एक्चुअल अमाउंट बताता है कि कितने एटम्स किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, एक्चुअल अमाउंट जो असल में है। और एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारे पास होता है वो हमें क्या बताता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें एक्चुअल ना बताकर नकली नंबर बताता है हमें किसी एटम्स के, ठीक है। तो इसीलिए हम दिस एम्पेरिकल फार्मूला, जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसको क्या बोलते हैं, नोन एज सूडो फार्मूला, दैट इज कॉल्ड सूडो फार्मूला। मतलब एक नकली सा फार्मूला जो हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएगा कि कितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, फिर फर्दर मैं आपको कुछ और बातें बताने जा रही हूँ। ओके, अब अगर हमें इनको डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को अगर हमें किसको डिफाइन करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को अगर हमें डिफाइन करना है तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा देखो, अभी तक हमने पढ़ लिया है एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब थियोरेटिकली मैं इसकी डेफिनेशन तुम्हें बताने वाली हूँ। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने क्या बताया था कि एक्चुअल नंबर जो एटम्स का प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड में वो कौन बताएगा, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो हमें क्या देगा, सिंपल रेशियो देगा एलिमेंट्स का जो कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने अभी आपको बताया डैट इज C6H6, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH। तो इतनी सी बात है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा सिंपल रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, किसी कंपाउंड में क्या आ जाएगा, सिंपलर रेशियो आ जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं हम इट इज़ अ सूडो फार्मूला, इट इज़ कॉल्ड द सूडो फार्मूला। ओके, अब हम यहाँ पर जो आगे स्टार्ट करने वाले हैं वो इसके न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स मैं आपको NCERT के कराऊंगी, देन फर्दर अगली वीडियोस में मैं आपको और भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं आपके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है जो NCERT से है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, उसका हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है। क्या गिवन है भाई, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, डैट इज 78। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, एंड इट्स परसेंटेज इज 92.4% ऑफ कार्बन एंड 7.6% ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखो हमें क्या फाइंड करना है भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगी कि पहले आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है जहाँ पर आपको लिखना है एलिमेंट्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है आपको, एलिमेंट्स। क्या लिखना है, एलिमेंट्स लिखना है। ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई हमारे पास, एक तो कार्बन हो गया एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोजन। दो एटम्स हमारे पास हो गए, एक तो कार्बन का हो गया और एक हाइड्रोजन का हो गया। चलो अब इनका दूसरा कॉलम जो बनेगा वो बनेगा परसेंटेज का कॉलम। कौन सा कॉलम बनेगा भाई, परसेंटेज का कॉलम। यहाँ पर अब अगर हम परसेंटेज देखें तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, 92.4%। ओके, और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 7.6%। कितना परसेंट है, 7.6% है। ठीक है, अब तीसरा टेबल जो हमें यहाँ पर बनाना है, दैट टेबल इज मास, that table is of mass, atomic mass। कार्बन का हमें पता है एटॉमिक मास कितना होता है, 12।
और हाइड्रोजन का जो हमारे पास होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है 1। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फोर्थ कॉलम जो यहाँ पर बनेगा वो है मोल्स, डेट इज मोल्स। किसका कॉलम बनेगा, मोल्स का कॉलम बनेगा। मोल्स का कॉलम कैसे बनेगा भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 92.4 अपॉन 12, 7.6 अपॉन 1। ओके, इतना समझ में आया। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले एलिमेंट्स का टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, फिर परसेंटेज का, फिर मास का। अब मैं यहाँ पर मोल कैलकुलेट कर रही हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पर, जब मैंने मोल्स निकाले तो मोल्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग मेरे पास आएगा 7.6 कट के, और ये आएगा 7.7। अब देखो बच्चों, हमारे पास जब भी कोई कंपाउंड होता है, क्या कभी उसमें ऐसा होता है कि C 7.7 H 7.7, ऐसा कभी आपने देखा है? बिल्कुल भी ऐसा देखा नहीं होगा। हमेशा वहाँ पर जो नंबर रहता है वो कैसे रहता है, नेचुरल नंबर्स रहता है। क्या रहता है, नेचुरल नंबर्स रहता है, ऐसे कोई डेसिमल प्लेस वाले नहीं होंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पर चौथा कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, फिफ्थ कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास किस में है, डेसिमल में, डेसिमल फॉर्म में है। इसको हमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं क्या निकालूंगी, मोल रेशियो। क्या निकालूंगी भाई, मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, अब देखो 7.7 है और मेरे पास क्या है 7.6। इनमें से छोटा कौन है भाई, छोटा है 7.6। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो मोल होगा उसको भी 7.6 से डिवाइड कराएंगे, और सेकंड वाले जो मोल होंगे उसको भी 7.6 से ही डिवाइड करेंगे। अब मैंने ऐसे क्यों करा, क्योंकि जो सिंपलेस्ट, जो हम अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा, छोटा नंबर लेना पड़ेगा। छोटे नंबर से मैं दोनों को डिवाइड कराऊंगी, तो ये लगभग मेरे पास कितना आएगा, 1.01 आएगा, 1.01, और ये कितना आ जाएगा 1। तो वी कैन कंसिडर 1.01 को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो क्या है, 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास कितने हैं, 1 है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मोल रेशियो निकाल दिया है 1 और 1, एग्जैक्ट मैंने कितना निकाल दिया है, 1 and 1। तो हमें इससे क्या पता चला, देखो क्या पता चला मुझे इससे, यानी कि मेरा एम्पेरिकल फार्मूला जो है, क्या है मेरा एम्पेरिकल फार्मूला, उसमें कार्बन कितना है मेरे पास, 1 है। कार्बन कितने हैं, 1 है, और हाइड्रोजन भी कितना है मेरे पास, 1 है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, एम्पेरिकल फार्मूला बन गया है। पर क्वेश्चन में तो मुझे एम्पेरिकल फार्मूला निकालना नहीं था, मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है मुझे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो फर्दर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, पहले मैं क्या, देखो आपको एक फार्मूला बना देती हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो होता है वो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होगा वो n टाइम्स होगा एम्पेरिकल फार्मूला मास के। एक फार्मूला आप ये ध्यान रखें, और दूसरा फार्मूला मास न लगाकर, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। ये दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो भाई मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और अभी अगर मैं यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू। तो लेट्स कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो C, कार्बन का मास होता है 12 मल्टीप्लाई 1, प्लस H का मास होता है 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये यहाँ पर की जगह 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज 78। क्या दिया गया है, 78। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर देखें, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अब देखो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है हमारे पास, 78।
डेट इज़ 78। क्वेश्चन में गिवन है। इम्पेरिकल फार्मूला मास मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, वो है 13। अब अगर मैं इसको डिवाइड करने इधर ले जाऊँ, किधर ले जाऊँ, इधर, यहाँ 78/13 n, तो यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे पास, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 आ गई है। अब देखो मुझे क्या बनाना है यहाँ पर, इम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो देखो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ n टाइम्स ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला, यही है ना, बेसिक फार्मूला तो यही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास क्या है यहाँ पर, CH। यहाँ पर n को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले मत करो, क्योंकि हमें इट्स अ कॉमन सेंस कि C 1 है और H 1 है। ओके, अभी देखो n की वैल्यू कितनी आई भाई, 6 आई। तो यहाँ से मेरा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या है मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6 बन जाएगा और H6। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा यहाँ पर मिल गया। देखो इतना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पहले एलिमेंट्स लिखे, परसेंटेज कैलकुलेट किया। परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना, परसेंटेज तुम्हें गिवन रहेगा। एटॉमिक मास तुम्हें खुद से पता है, बेसिक है, क्लास 10th 9th में तुम्हें बताया गया है। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल रेशियो हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर भी तभी आएगा अगर हम उसको सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे हैं। अगर मेरा इस स्टेप में भी सिंपल रेशियो नहीं आता तो मैं क्या पता मैं तीसरी बार भी इसको कर लेती। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे गिवन था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है मेरे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मास है वो 78 है। फिर मैंने इंपेरिकल फार्मूला यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, डेट इज़ 13। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास मुझे कैलकुलेट करना पड़ा, डेट इज़ 13। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है 78 दिया गया था। क्या दिया गया था, 78। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई, डेट इज 6। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, अब देखो n की वैल्यू अभी क्या आई है भाई, 6 आई है। मैं यहाँ पर 6 पुट कर लेती हूँ, C6H6। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बता दिया, ईजीएस्ट वे में बता दिया है कि किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का, अगर हमें एलिमेंट दे रखे हैं तो किस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालें, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालें, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालें, कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें बेसिक्स ध्यान है। क्या ध्यान है, बेसिक्स ध्यान है। अब बच्चों, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ आवर सेकंड क्वेश्चन, वो भी एम्पेरिकल फार्मूला का ही है। इससे पहले मैंने एम्पेरिकल फार्मूला का एक फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बता दिया है, सेकंड क्वेश्चन भी उसी अप्रोच से होने वाला है। चलो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स इतना हाइड्रोजन, कितना 4.07, और कार्बन कितना कंटेन करता है 24.27। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन देख लो 71.65%। और यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है। जो हमें फाइंड आउट करना है डेट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जहाँ पर हमारे पास बनेगा एलिमेंट का टेबल। ठीक है, क्या बनेगा, एलिमेंट का टेबल। एलिमेंट हम देखते हैं यहाँ पर पहला क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, डेट इज़ हाइड्रोजन। फिर मेरे पास क्या है, कार्बन है। फिर मेरे पास क्या है, क्लोरीन है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया है यहाँ पर कार्बन, डेट इज़ कार्बन। फिर मैंने दूसरा लिख दिया है हाइड्रोजन, और तीसरा मैंने लिख दिया है क्लोरीन। क्या लिख दिया है भाई, क्लोरीन लिख दिया है। इतना है समझ में। अब दूसरा टेबल जो मुझे बनाना है यहाँ पर, वो टेबल जो है वो कौन सा बताना था, परसेंटेज का। कौन सा, परसेंटेज का। चलो भाई, कार्बन का परसेंटेज कितना है यहाँ पर, 24.27%। कितना है, 24.27%। और हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर हम देखें तो 4.07% यहाँ पर हो गया। और क्लोरीन का परसेंटेज कितना हो गया, 71.65%। ओके, अब देखो तीसरा टेबल क्या था, तीसरा टेबल था एटॉमिक मासेस का। किसका, एटॉमिक मासेस का। तो देखें अगर हम, कार्बन का मास कितना है, 12 है। और हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई, 1। और क्लोरीन का मास वेरी वेल नोन 35.5। चौथी बात क्या करनी थी हमें, यहाँ पर मोल्स निकालने थे। क्या निकालने थे, मोल्स। ठीक है,
किस तरीके से हम मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है भाई 24.27 डिवाइड बाई 12, द सेकेंड वन इज डेट 4.07 डिवाइड बाई 1 एंड द थर्ड वन इज 71.65% डिवाइडेड बाई 35.5। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया। यहाँ पर मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2.02, दैट इज़ 2.02। सेकेंड वन मेरे पास कितना आ जाएगा 4.07 और लास्ट वन अगर हम देखें इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 2.02। अब मैंने आपको बताया था कि जब तक ये डेसिमल में है तो इसको पहले सिंपल नंबर में बदलो। किससे, सिंपल नंबर में बदलो भाई। तो क्या हो जाएगा, मोल रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोल रेशियो। अगर मैं मोल रेशियो निकालूं तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, सबसे छोटा है 2.02। 2.02 से मैं तीनों मोल्स को मैं डिवाइड कराऊंगी। तो पहला वाला जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 एंड द सेकेंड वन इज़ 2 एंड द थर्ड वन इज़। अब हम अगर देखें हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर 2 नहीं आ रहा, पर अप्रॉक्सीमेट हम 2.03 को हम क्या बोल सकते हैं 2 मान सकते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। हमारे पास हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ चुका है। जो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास है, कार्बन हमारे पास 1 है एंड हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और क्लोरीन हमारे पास कितना है 1 है। तो दिस इज़ आर एम्पेरिकल फार्मूला। ये क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। पर एक बात हमें ध्यान रखनी है, हमें सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की 98.96 हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। तो मैं इसको इरेज कर लेती हूँ इतना पार्ट जिस सेक्शन से हमारा काम हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया है, एम्पेरिकल फार्मूला इतना आ गया है। चलो एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करके देखते हैं। क्या देखते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब मैं ये एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट क्यों कर रही हूँ भाई, यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मास n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है भाई 98.96। कितना हो गया 98.96। एम्पेरिकल फार्मूला मास अगर मैं निकालूँ, क्या निकालूँ, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2 एंड द मास ऑफ क्लोरीन इज़ 35.5। ठीक है, इक्वल्स टू मुझे n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। अब अगर मैं इनको प्लस करूँ, क्या करूँ, इनको प्लस कर दूँ तो 5 6 7 8 9 समथिंग ऐसे करके क्या आ जाएगा, ये 49.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49.5 आ जाएगा। तो देखो इसको कैलकुलेट अगर मैं करूँ, इसके नीचे लेकर जाऊँ तो n की वैल्यू जो है इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला और आसान हो गया बनना। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बन जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला अच्छा मुझे पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है n टाइम्स द एम्पेरिकल फार्मूला। और n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 6 एंड द एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2Cl। नाउ वी मल्टीप्लाई 6 तो C6H12Cl6। यहाँ पर मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन बन चुका है भाई C6H12Cl6, C6H12 और Cl6। ये यहाँ पर मेरे पास आ चुका है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया, वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स एंड मोल रेशियो। देयर आफ्टर जो कैलकुलेशन है सिंपल 2 बेसिक फार्मूले से हमारा कैलकुलेशन हो जा रहा है। इसके बाद और टिपिकल प्रॉब्लम्स मैं कल आपके पास यही टॉपिक को जारी रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।